हुजूर ऐसा कोई ने जाऊं आऊं दोबारा फिर जाऊं, ये ज़िंदगी मेरी यूं ही तमाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर ग़ुलाम हो जाए। ये खूबसूरत सी नाते रसूल करीम पेश कर रहे थे अहमद सत्तार। अजमल मलिक, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने ये खूबसूरत सा कलाम हमारे लिए पढ़ा, हमारे नाज़रीन के लिए पढ़ा। खैर रमज़ान के सिलसिले में आज 5वां एपिसोड है और उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं, आपका रोज़ा बखैरियत गुजर रहा है, तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अजमला हसन। रोज़ा मुकम्मल होने वाला है और 5वां रमज़ान मुबारक है और अशरा गुजर रहा है जैसे जैसे रमज़ान, वही हर बार हम कहते हैं कि बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी दुआओं में हमें भी शामिल किए हुए हैं। जितनी रहमतें बरकतें आप समेट सकते हैं इस महीने में, इस बाबरकत महीने में ज़रूर समेटें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। ट्रांसमिशन में जी आज यूजुअल हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और मुख्तलिफ टॉपिक्स को हम टच कर रहे हैं, जो दुनियावी जो मसाइल हैं उन पर भी हम बात करें कि किस तरह से हमारी ज़िंदगियाँ बदलनी चाहिए इस रमज़ान मुबारक के सदके और जिस तरह से हम बिहेव करते हैं हमारे रवैयों में, हमारी चीज़ों में, वो चीज़ें किस हद तक बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल जी। और दुनिया भर में तो रमज़ान के अंदर बहुत सारी लोगों के लिए आसानियाँ होती हैं। हम चूँकि मुआशी तौर पर वैसे ही थोड़े से चैलेंज्ड हैं, पाकिस्तान में वैसे ही मुआशी लिहाज से मामलात थोड़े ठीक नहीं हैं। रमज़ान के अंदर वो चीज़ बढ़ जाती है चूँकि अखराजात कंपेरेटिवली बढ़ जाते हैं रमज़ान की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक और इस कॉन्टेक्स्ट में भी अखराजात बढ़ जाते हैं कि बजाय इसके कि कीमतों में कमी आए, बदकिस्मती से कीमतें बढ़ जाती हैं और लोग नाजायज़ मुनाफाखोरी शुरू कर देते हैं। और दूसरा एक फैक्टर ये भी होता है मुआशी तौर पे, इकनॉमिकली स्पीकिंग, कि डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम होती है चीज़ों की, तो फिर लोग मन मर्जी की कीमतें भी लेते हैं। इसमें फल भी शामिल हैं, सब्जियाँ भी शामिल हैं, अशियाए ख़ोर-ओ-नोश भी शामिल हैं। आम आदमी, कुछ लोग इसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, होर्डिंग करके भी इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो हमने आज इस बड़े अहम मौजू के ऊपर बात करनी है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो ये करते हैं और फिर उन लोगों के लिए जिन पर मुआशरती या मुआशी तौर पर इनका असर होता है। इन दोनों तबकों पे हमने बात करनी है। बिल्कुल, अशियाए ख़ुर-ओ-नोश की जो या किल्लत, मसनूई किल्लत पैदा करने या दीगर मामलात के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आज ट्रांसमिशन में, हमारे हिस्सा बने डॉक्टर अकील अहमद साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ प्रोफेसर फ़हद अली काज़मी में ज्वाइन किए हुए हैं, थैंक यू वेरी मच फ़हद साहब आपका भी। और नातख़्वाह हमारे साथ मौजूद हैं और किचन के अंदर अहमद हमाद हमारे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले और अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले सबसे पहले तो अहमद की जानिब चलते हैं। अहमद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप दोनों सुनाइए। बिल्कुल ठीक। अहमद, आज किचन में क्या बन रहा है? आज चप्पल कबाब बन रहे हैं और इसी के साथ साथ मेरी अपनी एक रेसिपी है जिसको मैं मिर्ची कबाब कहता हूँ। अच्छा, लोग फिलिंग करके बनाते हैं लेकिन मिर्चों के ऊपर जो है मैं कीमा की फिलिंग लगा के उसको एयर फ्राई करता हूँ या फ्राई करता हूँ। जिस काइंड ऑफ पेरी बाइट्स जिस तरह से हम बनाते हैं। ओके ओके, परफेक्ट। मैक्सिकन है लेकिन देसी टच में। देसी मैक्सिकन, देसी मैक्सिकन हो गया। क्या बात है। आपको ऐसे रोजा वोजा तो नहीं लग रहा? थोड़े आज मुरझाए हुए लग रहे हैं आप हमें। आज जो है वो जरा कबाबों की जो है वो स्पेल चढ़ रही है और उसकी दिल कर रहा है और कबाब मेरे फेवरेट है। ओके, जबरदस्त। अभी होप कि हमें बहुत अच्छा कुछ खाने को एज यूजुअल मिलेगा। कल भी हमने बड़ा एंजॉय किया भाई, जब अफ्तारी हमारी बहुत अच्छी बिरयानी थी, यू नो पोस्ट शो अमेजिंग, बहुत जबरदस्त बिरयानी, बहुत अच्छी थी। बिरयानी वाज वेरी गुड, वेरी गुड, 10 आउट ऑफ 10। तो खैर जी, जब बढ़ती अपनी गुफ्तगू, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? इट्स बीन लॉन्ग माशाल्लाह, पिछले रमज़ान से लेकर अब तक बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। ये बड़ा अहम मौजू है जो हमने आज चुना है। ये उन लोगों के लिए भी अहम है जिन पे इनका असर होता है, यानी कि गरीब तबका या लेस प्रिविलेज तबका, और उन लोगों के लिए भी जो कि अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं एक आर्जी या मुख्तसर से मुनाफे के लिए। तो आप सबसे पहले तो इस मौजू पे रोशनी डालिए हमारे मुआशरे को देखते हुए, क्योंकि हम सभी शहरी हैं, कहीं ना कहीं शिकार होते हैं इस चीज़ का। क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया इमरान साहब और आपका भी कि देखिए ये नेकियां ज़ख़ीरा करने का मौसम है और हम लोग क्या ज़ख़ीरा कर रहे हैं। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस कि अत्ताजिरुस्सदूकुल अमीना मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, कि सच्चा और दयानतदार ताजिर क़यामत के दिन अम्बिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। इमरान साहब, इसका मफ़हूम मुखालिफ तो देखिए, यानी झूठा और बदयानत ख़ाइन ताजिर वो किसके साथ होगा? फ़िरौन, नमरूद और जो जहन्नमियों के साथ होगा। ये ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें पब्लिक की डिमांड हो और रोक कर रखना इंतहाई कभी फ़ेल है। एक नॉर्मल सोच रखने वाला मुसलमान जिसका थोड़ा सा भी ईमान की रोशनी हो, वो सोच भी नहीं सकता कि ख़ुदगर्ज़ी के इस लेवल तक वो चला जाए कि मेरे पड़ोसी को, मेरे शहरी को, मेरे रिश्तेदारों को, जब सारी हम एक स्टेट फेलो हैं,
कि उनको ज़रूरत हो और मैं सिर्फ चंद कॉइन्स की खातिर उसको रोक रखूँ और उसको उस तक अजनास ना पहुँचे, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी ना पहुँचे। और कितनी मेरे लिए, हम सब के लिए तकलीफ़ की बात है कि दुनिया में आज ऑल ओवर द वर्ल्ड मुसलमान रमज़ान को मुख्तलिफ हवालों से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कितना प्यारा। अभी आपने कहा कि साल बाद हमारी मुलाकात हुई तो रमज़ान मिला देता है। जी बिल्कुल ऐसे। तो हमारे मुआशरे की कितनी ये मुहीब तस्वीर जाती है कि पाकिस्तान में लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, एक फेक महंगाई आ जाती है, एक कह लीजिए फेक क्राइसिस, फूड क्राइसिस पैदा कर दिया जाता है। और इसमें कोई गैर नहीं है, मैं और आप, हम लोग ही हैं, हमारे सोसाइटी के लोग हैं। हमने अपने इस चैनल के ज़रिए उन लोगों को भी पॉइंट आउट करना है कि मेहरबानी फरमाएं आप किस तरफ जा रहे हैं, और वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है इसको रोकना। देखिए मेरा आपका काम है कहना, हम कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी हमारी कैपेसिटी, जैसे मुअज्जिन का काम होता है अजान देना, कोई नहीं आता वो हुकूमत की फिर जिम्मेदारी है। उनको आहनी हाथों से वो जुमला सुन सुन के कह लीजिए कि बार बार सुन के तबीयत अजीब हो जाती। आहनी हाथ, वो आहनी हाथ कब हरकत में आएगा, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आपका तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचा। फात साहब आपकी जानिब भी आएंगे। जिससे अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि दुनिया भर में जब रमज़ान को सेलिब्रेट किया जाता है बड़े बेहतरीन अंदाज में किया जाता है, बड़े बड़े डिस्काउंट्स लगाए जाते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो रमज़ान को सेलिब्रेट की जाती हैं वहाँ पे, जो कि माइनॉरिटी में होते हैं मुस्लिम्स, बट स्टिल दे डू सेलिब्रेटेड। अब हमारे यहाँ जब रमज़ान आता है तो चीज़ें, हर उल्टा काम जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होता है, और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, चाहे वो मैनेजमेंट या हम स्टेट लेवल पे बात करें, और एज ए नेशन हमारे रवैये तो सबके सामने हैं। जी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और मुश्किल सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन मैं एक बात आगाज़ में कहना चाहूँगा कि बाकी 11 महीनों में भी ना हम कोई आइडियल ज़िंदगी जी नहीं रहे होते। उसी की एक महराज हमें रमज़ान में उसकी महराज मिल जाती है। ठीक है। और मैं अगर स्पिरिचुअली एक और बात करूँ कि जैसे कि हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान हुआ कि जो शरीर शयातीन है उनको तो ऑफकोर्स कैद कर लिया जाता है। तो इसका मतलब है कि मेरे नफ्स की इतनी नेगेटिविटी है कि शयातीन कैद में है, फिर भी मैं हम 11 महीनों से भी बढ़कर, आम दिनों में जो हम बात शैतान पे डाल देते हैं कि शैतान करा रहा है, शैतान तो कैद है, तो इस वक्त कहीं ना कहीं हमारे अंदर की मनफियत है जो बाहर आ रही है। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत। हमारे अपने नफ्स की नेगेटिविटी जो है वो जाहिर होती है। और बहरहाल इसमें एक इकोनॉमिक पहलू भी है, जैसे अभी इमरान आपने भी इसकी तरफ इशारा किया कि जब सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो उससे भी कीमतें कहीं ना कहीं जो हैं उनमें डिस्टर्बेंस आएगी। और यहाँ पर गवर्नमेंट का वो रूल जो है या गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है वो दरकार है, क्योंकि जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, फ्री मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिज्म का बुनियादी जो डेंजर है या जो बुनियादी खतरा है वो यही है कि सप्लाई और डिमांड फ्री मार्केट में आप छोड़ देते हैं अनरेगुलेटेड, तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, जिसकी परचेसिंग पावर ज्यादा होगी, वो ज्यादा रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेगा। और स्टेट को, गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटरवीन चारों ना चार करना ही पड़ेगा, करना चाहिए। इसमें एक एहसास जिम्मेदारी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप अगर किसी भी दुकानदार कोई चीज महंगी दे ना, कोई 200 वाला प्याज 250 दे और आप कहें कि महंगा दे रहे हो, तो वो कहेगा बाजी पिछू ही महंगा आ रहा है, यू नो वी हैव अ लॉजिक। और मंडी वाले के पास जाए तो वो कहेगा जी पिछू ही महंगा आ रहा है। मतलब इस तरह हम जिम्मेदारी शिफ्ट करते चले जाते हैं, फिर वो पीछे जाते जाते आई बिलीव अल्टीमेटली फिर वो शहबाज शरीफ साहब पे जिम्मेदारी आ जाती होगी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भाई, जो भी हेड ऑफ स्टेट है। तो फिर तयन कौन करे जिम्मेदारी का? मेरी एक्सेस प्राइम मिनिस्टर तक तो नहीं है या किसी मिनिस्टर फूड तक तो नहीं है, मैं तो उसी एक कंज्यूमर हूँ, दुकानदार से मेरा ताल्लुक है। तो हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस? आई मीन ये माहौल कैसे बेहतर? बहुत बड़े लेवल की एक्सरसाइज हमें करनी पड़ेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, हमारे ब्यूरोक्रेसी को। किसी दौर में वो कमेटीज होती थी जो प्राइस कंट्रोल किया करती थी, अब शायद ऑन पेपर अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, वो कितनी फाल हैं आई एम नॉट टू श्योर। रमजान बाजारों को करती थी। और वो जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं वो एक ऐसा प्रॉफिट मार्जिन जो कि इक्विटेबल हो, जो कि जस्ट हो, उसको मेंटेन करने के लिए। और बाय द वे एक चीज जो बड़ी अहम है कि अगर हम दीनी फ्रेमवर्क में देखें, वो गुड्स जो असेंशियल गुड्स हैं, दीन इसमें प्रमोट करता है कि उनको कम मुनाफे के ऊपर जो है आप बेचें। यानी जो असेंशियल गुड्स हैं, जैसे आटा है, जैसे दालें हैं, जैसे चीनी है, जैसे सब्जियां हैं, यहां पर आप उस दर्जे की, उस तरह की ट्रेड नहीं कर सकते। दीन फैसिलिटेट कर रहा है कि आप यहां पे मैक्सिमम लोग, क्योंकि देखें दीन की जो फिलॉसफी है वो क्या है
रिसोर्सेज का मालिक मैं नहीं हूँ, वाह। मैं एक ट्रैवलर हूँ इस दुनिया के अंदर। हकीकी मालिक रब्बुल इज़्ज़त है, बेशक। और ये रिसोर्सेज रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक जो कि अयाल अल्लाह है, सूफिया ये कहते हैं जितनी जो मखलूक है ये अल्लाह का खानदान, ये एक मैं बिल्कुल मेटाफोरिकली स्पीकिंग जी। तो अब जब ये अल्लाह का कुंबा है और मैं एक ट्रैवलर हूं और मैं मजाजी तौर पे इन रिसोर्सेज का मालिक हूं, तो मेरा काम है कि ग्रेटर नंबर इससे यूटिलाइज करे, इसकी यूटिलिटी को कंज्यूम करे और मैं इसको होर्ड ना करूं। तो इसके पीछे बुनियादी तौर पे मुझे ग्रेटर फिलॉसफी है कि आई एम नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स ऑफ द कमोडिटीज, आई एम जस्ट अ ट्रैवलर। मैं मजाजी तौर के ऊपर यहाँ पे वक्ती तौर पे टेम्पररीली ओन कर रहा हूँ। इट इज माई ड्यूटी टू डिस्ट्रीब्यूट, आई एम मोर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर नॉट एन ओनर। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। फाद साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे पर डालकर बरी जिम्मा नहीं हो सकते, किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। एंड अब जिस तरह से हम हमारे इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें कम होने की बजाय बढ़ती ही चली जा रही हैं और इसका कोई जो कह लें ना एंड पॉइंट या स्टॉप नहीं है, ये एक्सपैंड ही हो रही है चीज़। अच्छा देखिए, जिम्मेदारी जहाँ तक वज़ीर आज़म ने जवाब देना है वो तो वज़ीर आज़म ही देंगे, जो मैंने जवाब देना है वो मुझसे ही पूछा जाना है। जो एक बिजनेसमैन, जो सब्ज़ी बेचने वाला, फ्रूट बेचने वाला, ग्रोसर जो है, ये इनसे ही पूछे जाना है, ये जहन में रखें। अच्छा, एक दफ़ा बाज़ दफ़ा हम ये भी फील करते हैं कि कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती, ऐसी मार्केट में पता चले जनाब वो कम होती जा रही है, हम ऐसे ख़रीदार बन जाएंगे उसके, खाम खा की उसकी जो है ना वो महंगाई, उसकी कॉस्ट जो है ना बढ़ती जाएगी। और दूसरा इमरान साहब, इसकी जो मुझे कह लीजिए इसकी रूट्स नज़र आती हैं, जब हम लोगों को करोड़पति बनने के ख्वाब दिखाएंगे, कनात को पीछे कर देंगे, जब हमारी तरजीहात में नहीं कि किसी को साले बनाना है या मुत्तकी बनाना है, बिजनेसमैन बनाना है, बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, मिलियनियर्स कैसे बनना है, तो फिर ये चीज़ें सामने आएंगी। फिर स्पिरिचुअलिटी पीछे चली जाएगी और मेटेरियलिज्म आगे आएगा, जिसका हम देख रहे हैं। बड़े बड़े रोज़ादार हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, और हैरानी उस वक्त होती है जब 20 दिन खूब माल कमाकर आखिरी अशरा उम्रे के लिए चले जाते हैं। कमाल है, ये अल्लाह के साथ मजाक। मैं तो कहता हूँ कि जिस मदीने वाले के सामने जाते हैं उन्हें फेस कैसे करते होंगे, जिस अल्लाह के बारगाह में जाते हैं, कि ये नहीं, मैं हैरान होता हूँ कि ये ऐसे ही है जैसे कोई नापाक पानी से वुजू कर ले। आप जो कि जिस नबी के सामने जा रहे हैं और जिन असाब जो वहाँ पे मदफून हैं वहाँ पे उनके सामने जा रहे हैं, उन्होंने तो अपना कुछ भी नहीं रखा। उनसे तो पूछा गया कि आपने पीछे क्या छोड़ा, उन्होंने कहा अल्लाह और उसका रसूल छोड़ा है पीछे। तो आप कैसे उनको सामना उनका करते हैं। खैर, ये मौजू रखने का मकसद भी होता है कि तवज्जो दिलाई जाए आपके इन मौजूओं की तरफ, एंड वी नो कि बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल भी हैं। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू दोबारा शुरू करते हैं। खैर रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब आपको दिखाते हैं अपना सेगमेंट, जिसमें आज उफैरा फैज़ हमें दिखा रही हैं साया खुदाए ज़ुलजलाल फाउंडेशन झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों के हवाले से कि ये कैसे मुस्तकबिल की राहें तलाश कर रहे हैं। शख्सियत साजी और गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग में तालीम एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है। तालीम हर इंसान का बुनियादी हक भी है। बहुत सी कौमों की तरक्की भी सिर्फ़ और सिर्फ तालीम की बुनियाद पर मुमकिन होती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही फलाही इदारे का विज़िट करवाने आई हूँ जहाँ पर झोंपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के हाथ में किताबें थमाकर उनकी शख्सियत साजी की जाती है। तो आइए चलते हैं आपको लेकर और इस फाउंडेशन का साया खुदाए ज़ुलजलाल का विज़िट करवाते हैं और साथ ही साथ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ खतीजा सलीम मौजूद हैं जो प्रिंसिपल हैं SKZ मॉडल स्कूल की। खतीजा, बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है स्लम्स के बच्चों को पढ़ाना, उनकी शख्सियत साजी करना। तो मुझे ये बताएं, ये आइडिया कैसे आया और किसके जहन में आया था ये आइडिया? ये आइडिया हिफ्ज़ा के जहन में आया था। डॉक्टर हिफ्ज़ा जो कि चेयरपर्सन है SKZ मॉडल स्कूल की, SKZ फाउंडेशन की। आज से 8 साल पहले उन्होंने यहाँ पे सब्ज़ाज़ार में विज़िट किया था इस स्लम्स एरिया को। ठीक है। और यहाँ पे विज़िट करने के बाद फिर उन्होंने देखा था कि बच्चों के बहुत बुरे हाल थे, उनकी झुग्गियों के बहुत बुरे हालात थे, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, खाना पीना तो दूर की बात, शऊर तो
इनके पास से भी गुजरा नहीं हुआ था ना, मतलब तो यहाँ पे विजिट करने के बाद फिर हमने देखा बच्चे पढ़ना चाहते थे, उनके पेरेंट्स चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़ें और हमारी ज़िंदगी बदले। तो फिर हमने ये फैसला किया कि हम यहाँ पे अपना स्कूल बनाएंगे और हमने स्टार्ट एक स्ट्रक्चर बैम्बू के स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया था, जैसे आप सामने वो देख रहे हैं ना, वो स्लम जो इनका बना हुआ है, इसी तरह से हमने स्टार्ट लिया था। और अच्छा, जब आपने स्टार्ट लिया था तो कितने लोग थे शामिल और कितने पहले जो एडमिशंस हैं वो कितने बच्चों के हुए थे? जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास 30 स्टूडेंट्स थे। अच्छा, वाओ। 30 स्टूडेंट्स थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते गए और अब हमारे पास 100 की स्ट्रेंथ है और डेली बेसिस पे बच्चे आ रहे होते हैं कि हमारा एडमिशन कर लें, लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से हम उनको वहाँ पे एडमिशन नहीं कर रहे होते। उन बच्चों को कन्विंस करना, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना, पढ़ाई की तरफ लाना, ये कितना टफ था? बच्चों को कन्विंस करना इतना मुश्किल नहीं था, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना मुश्किल था, क्योंकि उनका ज़रिया रोज़गार चल रहा था बच्चों से। उसके लिए भी हमने ये किया कि अपने स्कूल में ही एक स्टाइपेंड पॉलिसी रख दी कि जो बच्चा रेगुलर आ रहा है, डेली बेसिस पे आ रहा है, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म में आ रहा है, उसको हम पर मंथ 1000 रुपीज़ स्टाइपेंड देते हैं। तो अभी हम स्कूल के अंदर चलते हैं, विजिट करते हैं। आइए। ये मेरा प्रिंसिपल ऑफिस है। यहाँ पे हमने बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं। ठीक है। ये स्टाफ रूम भी है, ये प्रिंसिपल ऑफिस भी है और ये हमारा कंप्यूटर लैब भी है। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि स्टाफ को इकट्ठा करना कितना मुश्किल प्रोसेस था? स्टाफ को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था यहाँ पे, क्योंकि कोई भी टीचर्स आता है वो ऑब्वियसली जो है क्वालिफाइड होता है और वो यहाँ पे इन बच्चों को पढ़ाना और इस तरह से पढ़ाना, उसमें जल्दी वो नहीं उनका दिल मानता। लेकिन ये है कि जो एडजस्ट हो जाते हैं टीचर्स, फिर उनका यहाँ से जाने को दिल नहीं करता। तो सोसाइटी का किस तरह का रिएक्शन था? आसपास के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था नॉर्मली इसको? आसपास के लोग हैं, उनको थोड़े से इश्यूज थे कि क्यों इन बच्चों पे इतना किया जा रहा है, इनका क्यों, क्योंकि ये बच्चे जो थे ना, ये इन्हीं आसपास के जो घर है ना, इन्होंने काम करते थे। अच्छा। इस वक्त हम क्लासरूम में आ गए हैं, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है जो मैंने आज तक पहले नहीं देखी। ये एक बड़ा हॉल है जिसके अंदर पार्टीशन करके क्लासरूम्स बनाए गए हैं। तो मुझे एक इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं, क्योंकि आज तक नॉर्मली स्कूलों में भी इस तरह से नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, किसी भी स्कूल में इस तरह से नहीं होता। हमारे पास स्पेस बहुत ज़्यादा कम है। स्पेस कम होने की वजह से हमने इनमें पार्टीशन की हुई है और उसमें क्लासेस को एडजस्ट किया हुआ है। वो आप देख सकते हैं, वो हमारे पास नर्सरी क्लास है, ये हमारे पास प्रेप क्लास है। यहाँ पे हमने 2 और 6 को कंबाइन करके बैठाया हुआ है। अच्छा, कंबाइन करके बैठाया हुआ है इनको। और ये यहाँ पे 3 और 4 को कंबाइन किया हुआ है। 1 क्लास की स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उनको हमने अलग ही रखा हुआ है। अलग रखा हुआ है। वैसे आपका ये जो स्कूल है ये प्राइमरी तक है या जैसे जैसे बच्चे फर्दर क्लासेस में मूव होते जाएंगे हम स्कूल को आगे लेकर एक्सटेंड करते जाएंगे? बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, तो अभी चलते हैं, मुझे क्लास का विजिट भी कराएं और बच्चों से बात भी करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुनीबा। मुनीबा, मुझे ये बताओ कि SKZ के साथ जुड़े हुए आपको कितना टाइम हो गया? 1 ईयर। 1 साल हो गया। तो 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा है और यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनके साथ किस तरह का वक्त गुजरता है आपका? जब मेरा स्टार्ट था तो मुझे लगा था आई थिंक मैं नहीं कर सकती, लेकिन फिर मैंने कहा कि बाकी स्कूलों में भी तो पढ़ाते हैं, इनको पढ़ा के अल्लाह को भी राज़ी कर लिया जाए। बॉन्डिंग भी इतनी अच्छी हो गई है बच्चों के साथ कि अब पढ़ाने का मज़ा आता है बच्चों को और बच्चों को भी पढ़ने का मज़ा आता है। What's your name? My name is Ali Hassan. अली हसन। तो अली हसन, मुझे ये बताओ कि कितना टाइम हो गया आपको क्लास में आते हुए? 2 साल। 2 साल हो गए हैं। कोई पोएम आती है, कोई नेशनल सॉन्ग आता है? Jack Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown and cut him after. वाओ, ज़बरदस्त। क्या सिर्फ ये लाहौर में ही है या किसी और इलाके में भी है? नहीं, हमारे लाहौर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसकी एक ब्रांच है। इसके अलावा गिलगित में और स्कर्दू में भी हमारे स्कूल्स हैं। अच्छा। वहाँ पे 500 बच्चा है जो हमारे स्कूल्स में पढ़ रहा है। ज़बरदस्त। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ मौजूद हैं, इनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलीहा। मलीहा, मुझे ये बताओ कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी। नर्सरी में। तो आपने बड़े होके क्या बनना है? टीचर। तो कोई पोएम आती है आपको? सुनाओ मुझे।
1 2 Bokar Masus 3 4 Ador 5 6 Lipakasik 7 8 Lema Stay 9 10 अभी को 10। अब बिग फैट है। चलो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रेहान। रेहान, मुझे ये बताओ कि आपने बड़े होके क्या बनना है? आर्मी। तो फौजी बन के क्या करोगे? फौजी क्या करता है? फौजी करता है पाकिस्तान की हिफाजत। पाकिस्तान की हिफाजत करता है, तो आपने भी वही करनी है। अच्छा खतीजा, आप लोग यहाँ पर स्कूल में बच्चों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर करते हैं? हम इनको इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, कंप्यूटर और ड्राइंग के जो सब्जेक्ट है वो टीच कर रहे हैं। जो दूसरे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, जो हम नॉर्मली देखते हैं, जो सोसाइटी के बाकी बच्चे हैं, और इन बच्चों में क्या फ़र्क आपको फील होता है? ये बच्चे जो है दूसरे बच्चों से थोड़े मुख्तलिफ हैं, वो इस तरह से कि जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको फैमिली से बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही होती है, रिलेटिव से मिल रही होती है, तो इनको अटेंशन सिर्फ हमसे मिल रही होती है, तो इसलिए इनको जितनी आप तवज्जो देंगे ये आपको उतना अच्छा रिजल्ट देंगे। अच्छा, आपके स्कूल में नॉर्मल स्कूल्स की तरह समर वेकेशंस, स्प्रिंग हॉलीडेज या विंटर वेकेशंस इस तरह का सब कुछ होता है या नहीं होता? ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे कोई छुट्टी नहीं देते? कोई छुट्टी नहीं होती। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि छुट्टी देंगे ये बच्चे वापस उसी माहौल में चले जाएंगे। सैफुर रहमान, मुझे ये बताओ कि बड़े होके क्या करोगे? मैं बड़ा होके पढ़ लिख कर बिजनेसमैन बनूंगा और अपने घर वालों को इस हालात से निकालूंगा और एक अच्छा बड़ा घर लूँगा और एक अच्छा आदमी बनूंगा। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप इस चीज़ में कामयाब हो। तो मुझे बताओ, स्कूल आके मज़ा आता है आपको? यस। SKZ स्कूल जो है ये बच्चों को किस किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है? बच्चों को तालीम के साथ साथ इनको यूनिफॉर्म दिया जाता है, शूज़ दिया जाता है, बुक्स, स्टेशनरी, लंच करवाया जाता है इनको। और यहाँ पे अब जैसे रमज़ान चल रहा है तो हमारी अफ्तारी इन बच्चों के साथ होती है। ज़बरदस्त। और इनको हर रमज़ान में फूड ड्राइव दिया जाता है, मतलब राशन दिया जाता है हर बच्चे की फैमिलीज़ को। फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? इसको मज़ीद एक्सपैंड करेंगी, क्या करना है? फ्यूचर प्लान्स हमारा यही है कि हर झुग्गी में रहने वाला बच्चा तालीम हासिल करे, और उसके लिए हमें एक बिल्डिंग बेस्ड स्कूल की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपने देखा है ये पोर्टेबल स्कूल है, यहाँ पे हम मैक्सिमम 100 स्टूडेंट को ही टीच कर सकते हैं, इससे ज़्यादा स्टूडेंट को टीच नहीं कर सकते। अच्छा, तो इस पूरे सिस्टम की फंडिंग किस तरह से होती है? इस पूरे सिस्टम की लोकल फंडिंग भी होती है, जो हमारे लोकल डोनर्स हैं कुछ वो स्पॉन्सर कर देते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनली जैसे यूके में हमारी NGO रजिस्टर्ड है, तो बहुत से हमारे UK बेस्ड डोनर हैं वो इसको चला रहे हैं। थैंक यू सो मच खदीजा फॉर योर टाइम। नाज़रीन, SKZ फाउंडेशन बहुत बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन ये काम हमारे माशरे में रहने वाले हर फर्द का है। अगर हम लोग अपने फ़राइज़ को भरपूर तरीके से अंजाम देंगे तो यकीन माने एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमारा माशरा और हमारा रोशन पाकिस्तान पढ़ा लिखा होगा। रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे खुशबू फैली हुई है, जो उसके ज़िम्मेदार शख्स हैं वो एक ही हैं, वो अहमद हमाद हैं। अहमद, मुझे लग रहा है कि फ्राइंग हो गई है, सारा कुछ हो गया है और अब हमें भूख भी लग गई है, रोज़ा भी खुल गया है, तो क्या ज़रा रेसिपी बता दें। रेसिपी इसकी सिंपल सी है। चिकन हमने लेना है 1 kg। इसी के साथ साथ हमने जो है ग्रीन हर्ब्स लेने हैं, जिसमें धनिया, पुदीना और उसके बाद हरी मिर्चें, ठीक है, ये कंपलसरी हैं। इसी के साथ जो इसमें स्टेपल चीज़ है जो लोग नहीं डालते वो है अनारदाना। अच्छा। जो इसको पंच करता है एक खटास की तरफ, ठीक है, वो डालना लाजमी है। उसके साथ साथ आप स्पाइसेस के अंदर जो ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे ज़ीरा और कुटा धनिया। इसके जो बाद है वो आप सॉल्ट एंड पेपर एडजस्ट कर सकते हैं अपने लेवल के हिसाब से, लेकिन ये स्टेपल इंग्रेडिएंट्स है जो मैंने आपको बताए हैं चपली कबाबों के लिए। ठीक है। चपली कबाबों के लिए जो गोश्त चाहिए होता है वो हमेशा 1 किलो में 100 ग्राम जो है वो फैट चाहिए होती है, चर्बी जिसे कहते हैं। 1 किलो में 100 ग्राम फैट चाहिए होती है। अगर आपके पास चर्बी नहीं है तो आप चीज़ और क्रीम का इंतखाब कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास चपली कबाब रेडी हुए हैं। और रेसिपी कार्ड भी टीवी स्क्रीन पे है, अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूजन है तो आप फोटो खींच सकते हैं आप इसकी। ये हमारे चपली कबाब रेडी हो गए हैं और ये हमारे चपली कबाब हैं। इसी के साथ साथ ये मिर्ची कबाब है, ठीक है।
सो ये यूजुअली चपली कबाब जो हम खाते हैं वो ज़्यादा ब्राउन होते हैं, ये हमें थोड़ा ज़्यादा गोल्डन लग रहे हैं। एक तो ये चिकन के हैं, ठीक है। सेकेंडली वो फैट के होते हैं, फैट में फ्राई हुए होते तो इसमें आपने क्रीम यूज़ किया और चीज़ यूज़ किया? हैं। मैंने इसमें चीज़ यूज़ किया। ओके, ठीक है। वो फैट में बार बार फ्राई होते हैं और उसको अच्छे तरीके से डीप फ्राई किया जाता है। मैंने इसको शैलो फ्राई किया तवे के ऊपर, ठीक है, ड्यू टू हेल्दी पॉइंट। ये बहुत अच्छा किया है और ये एयर फ्रायर में भी फ्राई हो सकते हैं। ठीक है, एयर फ्रायर में भी फ्राई हो सकते हैं। और ये देखें, ये अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, ये हैं हमारे मिर्ची कबाब। मिर्ची लेके उसको सेंटर में से मैंने स्लिट करके इसके अंदर से जो बीज हैं, जो कड़वे होते हैं, उनको निकाल लिए ताकि मिर्ची ना लगे। और इसी के साथ साथ इसके ऊपर जो है वो कीमे का मसाला या चपली कबाब का मसाला आप ऊपर लगा के इसको फ्राई करके एयर फ्राई भी कर सकते हैं और डायरेक्ट एयर फ्रायर भी कर सकते हैं आप 3 से 4 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा ना करिएगा क्योंकि अंदर वाली मिर्ची जो होती है ना वो बिल्कुल ही बैठ जाती है। और ये अभी आपने डालडा ऑयल में किया फ्राई? जी, डालडा ऑयल के अंदर हमने किया है, जो माओं का इंतखाब है और जहाँ डालडा वहाँ ममता। 38 ईयर्स से ये हमारे साथ है और हमारा हिस्सा बना हुआ है। जबरदस्त जबरदस्त। अहमद, ये जो मिर्ची कबाब है ना, ये अहमद की रेसिपी है जी। ये हम आपको ट्राई करके बताएंगे कि कैसे बने, क्योंकि अक्सर लोग पेरी बाइट्स खाते हैं जिनके अंदर फिलिंग होती है चिकन की या इस तरह की किसी मसाले की, लेकिन ये ऊपर कोटिंग की है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और डिफरेंट रेसिपी भी लग रही है। एक्चुअली द मैक्सिकन विद देसी टच। ठीक है, आपकी इफ्तारी हो चुकी है, लाहौर वाले कह रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जिनकी नहीं हुई है दे आर वेटिंग। आप हमें भी दुआ में याद रखें। इफ्तारी वक्त हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान भी हमारे साथ मौजूद हैं। किचन से अपडेट तो हमने ले ली। डॉक्टर साहब, आपको कबाब कैसे लग रहे हैं, पहले तो ये बताइए। अच्छे लग रहे हैं जी? उनका बनाने का अंदाज और बताने का, आप और हम सारे मुतासरीन में से भी हैं ना, सिर्फ देख सकते हैं, अभी खा नहीं सकते। तो चले, हम बड़ा आम मौजूद है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, तो मैं चाहता हूँ हम जरा इसको सम अप कर लें। एक तो मैंने कहा कि जिम्मेदारी का तयन, खास तौर पर ये जो गिरा फरोशी होती है या कीमतें बढ़ा देना है, एक तो जिम्मेदारी का तयन कैसे किया जाए। स्टेट का रोल बिलखुसूस क्या है जी? हम अगर इस्लामिक स्टेट की बात करें, रियासत मदीना की बात करें या खुलफाए राशिदीन की बात करें, तो स्टेट से क्या तरगीब मिलती है हमें इस किस्म के इक़दामात को रोकने के लिए? इमरान साहब, नबी करीम अलैहिस्सलाम पहली दुनिया की इस्लामी रियासत के वाली हाकिम, आप कितनी मसरूफियात थी, उसके बावजूद मदीना की मार्केट में जाया करते थे। एक बार आप तशरीफ़ ले गए तो आपने देखा गले का ढेर है, आपने हाथ डाला तो वो ऊपर से ड्राई था, अंदर से वेट था, गीला। अब जलाल में आगे फरमाया ये क्या है? मन गशा फलैसा मिन्ना, जिससे मिलावट की वो हम में से नहीं। गशा का मानी धोखा भी है, और फलैसा मिन्ना इस जुमलों की हैबत पे गौर करें कि वो जो दायरा रहमत है उससे आउट कर दिया जाएगा। हालांकि उस वक्त तो बड़े नेक लोग थे, उनका शौरी तौर पर तो नहीं ये हुआ, लेकिन क़यामत तक के लोगों को मिसाल दे दी कि ऐबदार चीज़ देकर असली नोट लेना कितना सितम है, पूरे पैसे लेकर कम चीज़ देना, पूरी यानी एक जो कमिटमेंट की है, ये एक मोमिन को ज़ेब नहीं देता। कई लोग ऐसी अनाज को गीला करके बेचते हैं वजन बढ़ाने के लिए। और देखिए इमरान साहब, आज दुनिया हमें बताए कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मेरे घर का पहला लेसन है कि ला ईमाना लिमन ला अमानत लहू, और पॉलिसी में तब्दीली आ सकती है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, लेकिन ईमान में कोई तब्दीली नहीं होती। ईमान तो एक कमिटेड चीज़ है ना। देखिए, हम अमीन नबी की उम्मत हैं और मैं खालिस दूध को तरसूं, हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में। इमरान साहब, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती कि 2 भूखे कभी शेर नहीं होते, एक तालिब इल्म और दूसरा ये तालिब दुनिया। देखिए, एक तो मैं और आप है ना, हमारी भूख मिट जाएगी ये कबाब खाकर, खाना खाकर, चीज़ें खा। एक वो भूखे लगता है उनकी सदियों की भूख है, मिटती नहीं। हल मिल मजीद कि मजीद आए, मजीद आए। और उसमें फिर वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, जिसमें उनको पता है सामने लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है और फेक महंगाई कर देते हैं, फूड क्राइसिस ले आते हैं। तो ये इस तरह की सूरत हाल हमारे। और दुख की बात यह कि सारी अपने आप को आशिक़ रसूल भी कहते हैं, जी मोमिन भी कहते हैं, और फिर इस तरह के काम भी करते हैं, मुआशरे का हिस्सा भी कहते हैं, लेकिन फिर काम भी वही करते हैं। अच्छा फात साहब, आप भी ज़रूर इस टॉपिक के ऊपर जो भी कमेंट करना चाहें, सम अप करेंगे हम इस टॉपिक को कि अब ये रवैये कभी तो चेंज करने पड़ेंगे, अगर नहीं होंगे तो ये माशरा मजीद बिगाड़ की तरफ ही जाएगा कहीं ना कहीं। देखें, ये रवैये मैंने और आपने खुद चेंज करने हैं सबसे पहले। मतलब अगर कोई शख्स पतला होना चाहता है तो हम कहते हैं जिम जाओ, वेट ट्रेनिंग करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, कार्डियो करो, तुमने करना है ये। हम जब इस तरह की बिहेवियर्स की बात करते हैं तो तब हम अपने रोल को बिल्कुल माइनस कर देते हैं। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पास किसी की तरफ करना चाहते हैं कि वो हमारे हिस्से का काम करे। तो सबसे पहले तो फर्द बिल्डिंग ब्लॉक है, मैं आप हम सब मिलके कम्युनिटी बनाते हैं। हम अपने अपने हिस्से का काम हमने खुद करना है। हमने
बातिन में तब्दीली अपने लेके आनी है जो जाहिर में मैनिफेस्ट करेगी। गवर्नमेंट का रोल बहुत ही क्रिटिकल है। जनाब फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु रातों को गश्त कर रहे हैं और एक सुपरवाइजरी रोल है। 22 लाख मुरब्बा मील, इतनी बड़ी किंगडम, कैसर किसरा जिससे घबराते हैं, डरते हैं, खाइफ हैं, वो उमर बिन अल खत्ताब रातों को चेक कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर। और वो मशहूर वाक़या है ना कि वो कोई पानी मिलाना चाह रही थी दूध के अंदर, तो कहा कि जी उमर फारूक नहीं देख रहे, तो बेटी ने कहा उमर फारूक का रब तो देख रहे हैं। तो ये तरबियत है। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ही वाज सच अ वेल्दी मैन। और एक दफ़ा मदीने के अंदर जब कहत था और उनका बहुत बड़ा ट्रेड कैरावान आया और लोगों ने कहा कि जी आप दुगने मुनाफे पे ये चीज़ें हमें दे दें, आपने कहा नहीं, इससे बढ़कर कोई मुझे दे रहा है, मैं आपको नहीं दूंगा। अगर 3 गुना 4 गुना सो एंड सो फोर्थ, आपने कहा इससे ज्यादा मुझे कोई मुनाफा दे रहा है और क्या तकवा। तो उन्होंने अपने सारे कैरावान को फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया कि मेरी तिजारत अल्लाह ताला के साथ है जो इस वक्त करोड़ों गुना मुझे बेनिफिट और गेन दे रहे हैं। ये तवक्कल, ये तकवा, ये हमारे आजकल के ताजिर में क्यों नहीं आता कि वो अल्लाह से अपना जायज़ मुनाफा दुनिया से ज़रूर ले, मुझसे ज़रूर ले ग्राहक से, लेकिन अल्लाह से उससे बड़े मुनाफे की तवक्को रखे और जो सबसे बढ़ के देने वाला है, ये क्यों नहीं आता? इस यकीन की क्या वजह है ना? देखिए, दुनिया टेम्पररी है, लेकिन हम इस टेम्पररी दुनिया में यूं रह रहे हैं जैसे हमने हमेशा के लिए रहना है। और ये बुनियादी वजह है। जब तक हमारे अंदर ये एहसास पैदा नहीं ना होगा जवाबदही का, अकाउंटेबिलिटी का, कि मैंने कल को रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर होना है और मैं बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। हमारे ताजिर, हमारे हुक्मरान, हमारे ताकतवर तबके, दे आर बिहेविंग एज इफ दे आर गोइंग टू लिव हियर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स एंड दे आर गोइंग टू लिव हियर परमानेंटली। फात भी एक और भी है, जैसे हम स्टेट की बात करें डॉक्टर साहब, ये मैं नुक्ता आपके सामने रखता हूँ। जैसे प्याज की एक मिसाल है, प्याज हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं अपना जो अच्छा प्याज, देसी प्याज है, और फिर बाहर से महंगा मंगवा के, गंदम का भी यही है, चीनी का भी यही है, कुछ मसनूई बोरान होते हैं, माफियाज हैं, और कुछ हमारी नेग्लिजेंस भी है, नाअहली भी है, इनकॉम्पिटेंस भी है। तो क्या ये भी फिर स्टेट के या हेड ऑफ द स्टेट के गुनाहों के जुमरे में ही आती है इस तरह की इनकॉम्पिटेंस, या मैं जिसको गलती तस्वुर किया जाए जिससे करोड़ों लोग जिनका नुकसान होता है? इमरान साहब जिम्मेदारियों के हवाले से मशहूर हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक निगहबान है। क्लियर हो गया हर बंदे की जिम्मेदारी। अब स्टेट ने जहाँ ये 2 चीज़ों पर इनिशिएटिव लिया है, तो आप देखिए हमारा बेहतरीन आम, बेहतरीन चावल और आलू और कितनी अजनास हैं जो पूरी दुनिया में जाती है, मीट तक जाता है। तो क्या स्टेट उन चीज़ों के बारे में जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है हमारी, उनके बारे में इनिशिएटिव क्यों नहीं लेती? रमज़ान आता है तो आपको ये तो शौक स्टेट को, हुक्मरानों को आता है कि जनाब हमारी तस्वीरें लगे और हम 10-10 किलो आटा बांटते हैं। गुज़िश्ता बरस खुद वज़ीर आज़म साहब बांटते थे, अब तस्वीरों लगे। तो ये क्यों नहीं सोचते? और किसी ज़माने में पाकिस्तान को एक एग्रीकल्चर स्टेट कहा जाता था। आज हम खुद यानी अपनी वो वीट के लिए और दीगर क्रॉप्स के लिए दुनिया की तरफ देख रहे हैं। तो ये क्या स्टेट जवाब नहीं देगी? अभी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की बात हुई, आपने क्या फरमाया था मशहूर जुमला के दरिया दजला के किनारे बकरी का बच्चा भूखा मर जाए तो उमर डरता है। जिनको खुदा खौफी थी, इनके मिजाज से लगता है इनको खुदा का खौफ ही नहीं। और इट डजंट मीन कि कहीं की बकरी का बच्चा मर नहीं सकता, लेकिन ये एहसास जिम्मेदारी की मिसाल है कि दिस इज हाउ आई केयर फॉर माय पीपल। देख लें कैसे, और कहत के ज़माने, उस ज़माने में भी फूड क्राइसिस आ जाता था। अच्छा, ऐसी बात नहीं थी कि उनके वसाइल नहीं थे उस ज़माने में, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के ज़राए जो थे ना थोड़े ज़रा डिफिकल्ट थे, ऊँटों पर और दीगर चीज़ों पर चीज़ें आती थी, तो इस वजह से बाद कहत पड़ जाता। तो जो जितनी कह लीजिए मैनेजमेंट होती थी वो सारी उसमें इन्वॉल्व होती थी कि जनाब हम भी पब्लिक के साथ हैं। आप देखिए आपके मुआशरे में कभी भी ये किसी भी चीज़ का क्राइसिस होगा, लेकिन जरा अशराफिया के जाकर देखिए, किचन देखिए, उनके घरों को भी जाकर देखिए। तो उन्हें तो पता ही नहीं है ये कोरोना के दिनों में आप देख लीजिए, कोरोना भी हमने भुगता है, इसी स्टेट में आया ना, तो उनकी लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये नाजायज़ दौलत के अखबार इकट्ठे किए हैं। किस बुनियाद पर? आखिर अभी देखिए हमारा प्लान नहीं लगता वापसी का, इससे तो ये लगता है। तो आप देखिए कि हमारे इर्द गिर्द कुरान कहता है ना, फाता बिरु यौलिल अब्सार, आँख वालों इबरत हासिल करो। कितने कितने बड़े बड़े कले जिनके थे, जागीर थी, अंपायर थी, सब चले गए। बिल्कुल फात साहब जिसे कह रहे हैं कि जिन्होंने इन सारी चीज़ों को देखना है शायद उन्हें एहसास नहीं है, और अगर एहसास हो तो शायद ये मामला इस नहज पर आए ही ना। एब्सोल्युटली। और मुझे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का मशहूर वाक़या ज़हन में आ रहा था कि लोग मर रहे थे भूख से, और वो सारा, और वो किंग के खिलाफ थे, और वो बहुत बड़े पैमाने के पर लोग जमा हो गए थे। तो मलका में जब लोगों को देखा, उन्होंने कहा ये क्या मांग रहे हैं?
उन्होंने कहा जी ये रोटी मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर ये रोटी मांग रहे हैं तो रोटी तो नहीं है, तो फिर ये केक क्यों नहीं खा लेते? यानी इसके अंदर छुपा हुआ तंज आप समझे, अंडरस्टैंड करें कि हुक्मरान बाज़-औक़ात इतना कटे हुए होते हैं। और हमारे यहाँ भी ऐसे बयानात की मिसालें मौजूद हैं कि चीनी महंगी है तो खाना छोड़ क्यों नहीं देते। हाँ, टमाटर महंगे दही डाल लें, देख लें जी, रोटी दो के बजाय एक खा लें। एक वज़ीर साहब चाय भी कम पी ले, नहीं है तो अशराफिया एट टाइम्स इतनी कटी हुई होती है ज़मीनी हकाइक से कि उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे तो लोग रोटी को तरस रहे हैं, आप उन्हें केक खाने के यानी एक लग्जरी आइटम कंज्यूम करने की बात कर रहे हैं, उनको तो बेसिक नेसेसिटी नहीं मिल रही। तो हमारे हुक्मरानों को बहरहाल कहीं ना कहीं विजिलेंट होना पड़ेगा। और सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, हम वोट लेके हेल्म ऑफ द अफेयर्स में तो आना चाहते हैं, लेकिन वो जो पूछ है ना आखिरत में किसी हुक्मरान से कि हदीस का मफहूम है कि कुंद छुरियों से ज़िबा किया जाएगा हुक्मरानों को अगर वो आदिल नहीं होंगे, अगर उनकी रियाया जो है वो तड़पेगी भूख से। और पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है ये आप हमें देख रहे हैं, तो हमारे नीचे चलने वाले टिकर्स आपको ये मामलात बताते रहते हैं कि पाकिस्तान में एक आम आदमी की क्या सूरत हाल है। अशराफिया का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, बिलाशुबा हमारे हुक्मरानों का ताल्लुक अशराफिया से है, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ देखना पड़ेंगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा ख़त्म हो गया। कराची में इफ्तारी अभी होनी है। रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में इस ट्रांसमिशन की, लेकिन हमारा एक सेगमेंट होता है आपके मसाइल के हवाले से, उस पर हम बात करते हैं। देखते हैं आज के क्या सवाल है। डॉक्टर साहब, एहतशाम ने पेशावर से सवाल किया कि हम ज़िंदगी में बहुत कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, बड़ी लगन से बहुत सारी चीज़ों को परसू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी वो चीज़ें हासिल नहीं होती और फिर हम मायूस हो जाते हैं। ये मायूसी क्यों होती है और इससे कैसे बचा जाए? देखिए, मायूसी थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हमने जो काम किया हमें उसका फौरी रिज़ल्ट मिले। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसका फौरी रिज़ल्ट मिले। ये तो एक एवोल्यूशन जो इर्तिकाई सिलसिला है अल्लाह ताला ने बनाया है। इंसान जब दुनिया में आता है और कितने अरसे बाद वो कह लीजिए अहद शबाब में पहुंचता है। फार्मर जो कल्टीवेट करता है खेत में, फील्ड में, उसको कितना वक्त लगता है, ऐसे ही अल्लाह हाज़ल क़यास। और दूसरी बात ये देखिए, हमारा काम है करना, काम करना, रिज़ल्ट देना, किस वक्त देना है, कितना मिलना है, ये मालिक का काम है। हम अपनी स्ट्रगल करते जाएं, हमारे लिए यही है। देखिए, हम रोज़े रख रहे हैं, इसके लिए कितनी बरक़ात कुरान और हदीस में बताई गई हैं। सदका खैरात कर रहे हैं, ज़िक्र व अस्कार कर रहे हैं, इसके फ्रूट्स हैं, बिल्कुल हैं। अल्लाह ने देने, कब देने, कितने, ये मालिक को पता है। आप मायूस ना हो। और देखिए, बाज़ वो लोग हैं कि जो इधर कहते हैं और उनकी बात बन जाती, तो वो भी काम करते जाए। ये अमूमन ये होता है कि हमने इतनी दुआएं मांगी, हम 10 साल से दुआ मांग रहे हैं। दुआ मांगना इबादत है, याद इलाही का। इसका कोई अमाल से भी ताल्लुक है, ये जो मायूसी का एलिमेंट है? नहीं, बिल्कुल। इसका आप जिस माहौल में बैठे हैं, आपकी कंपनी जो है, आपकी तालीम जो है, आपका मुतालिया है, आपकी तरबियत है, आपका एटमॉस्फेयर कैसा है फ्रेंड्स के हवाले से, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। अगर तो आप में सालिहियत है, तकवा या कोई हौसला, सब्र, तहम्मुल, ये जो रमज़ान के बारे में कहा गया कि अशहर सब्र, सब्र का महीना है। देखिए, हम सुबह तुलुए फजर से लेकर हमने खाया हुआ, और अभी आप क्या पोजीशन हो रही है? जी ऐसे ही है। तो ऐसे ही है ना। मेरी तो पूछे तो काफी नाजुक हो रही है माशाल्लाह। अच्छा, तो लेकिन सब्र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कि एक वक्त है खास, उसमें मिलेगा और इंशाल्लाह मिलेगा। तो ये मायूसी तो मोमिन की जिंदगी में वैसे ही एक कह लीजिए कि ऐसी चीज़ है जिसको नहीं होना चाहिए, इसको आउट कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। आई होप के जवाब आपको मिल गया है और आपके बिहाफ पे बहुत से लोगों की मायूसी तो किसी सूरत भी नहीं होनी चाहिए ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी उम्मीद कायम रखें, अपनी कोशिश जारी रखें और राइट टाइम, वो कहते हैं ना, वक्त से पहले नहीं और किस्मत से ज़्यादा नहीं, तो इंशाल्लाह ज़रूर होता है। हमारे सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है? बिल्कुल, सेगमेंट का वक्त हो जाता है। हम आपसे इजाज़त लेंगे, कल इंशाल्लाह आपसे हमारी दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते वकार अहमद मलिक का जो सेगमेंट है अखलाकियात, उसमें भी आज बात हो रही है जी फेक न्यूज़ के हवाले से कि कोई भी बात आगे पहुंचाने से पहले उस पर तहकीक करना कितना ज़रूरी है। आप गुफ्तगू सुनिए, हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकार अहमद और रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, बाबरकत महीना है। और यूँ तो इंसान को पूरी ज़िंदगी लर्निंग के इस फेज़ में से गुजरना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, सीखने का अमल जारी रहना चाहिए। लेकिन रमज़ान का महीना जो, इसमें शायद हमारे जो सीखने की रफ़्तार है उसको जुज़्व ज़रबी लगना चाहिए, मल्टीप्लायर लगना चाहिए। हम झूठ के हवाले से बात कर रहे थे और उसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे
सोशल मीडिया पे जो झूठ का बाज़ार सरगर्म है उसके हवाले से आपको मालूम है कि इस्लाम में बड़ी सख्ती से ताकीद की गई है कि जो झूठ है, यानी कोई भी जो आपके पास खबर आती है वो फ़ाल्स है या वो ट्रू है, इसके हवाले से एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, उसकी तहकीक करना बहुत ज़रूरी है और बग़ैर तहकीक के ख़बर किसी सूरत आगे नहीं जानी चाहिए। झूठ का स्केल कितना बड़ा है ये इस बात पे मुनसर है कि आपने वो झूठ किस प्लेटफॉर्म पे बोला है। हो सकता है कि आपने 3 अफराद के सामने बोला हो तो उसका वो स्केल होगा, लेकिन अगर आपने टेलीविज़न पे बैठ के या अगर आपने सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के और फिर आपने उस चीज़ को शेयर किया है और उसका हिस्सा बने हैं और वो चीज़ मिलियंस तक पहुँची है, तो उसका झूठ का जो स्केल है वो इतना ही बड़ा हो जाएगा। और फिर हम अगर आखिरत के हवाले से देखते हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि आप 3 बंदों के सामने जो झूठ बोलते हैं तो क़यामत के दिन 3 बंदों के आप मुजरिम होंगे और वो 3 बंदे हो सकता है कि अगर आपको माफ़ करें या ना करें। लेकिन अगर वही झूठ अगर आपने किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे बोला जहाँ पे मिलियंस तक वो पहुँच गया या लाखों अफराद तक वो पहुँच गया, तो आप इमेजिन करिए कि वो लाखों अफराद जब तक आपको माफ़ नहीं करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे। यानी वो झूठ का जो स्केल है वो आपने ये भी देखना है। और सोशल मीडिया पे जब आप झूठ बोलते हैं तो उस स्केल का हिस्सा बनते हैं और वो किस कदर बड़ा स्केल है। सो बगैर तहकीक के ख़बर एक तो आगे नहीं जानी चाहिए। दूसरा ये है कि जो इस फेक न्यूज़ का जो लफ्ज़ है या फेक न्यूज़ का जो टर्म है ये 19th सेंचुरी की टर्म है, लेकिन 19th सेंचुरी में जनरली ये एक टर्म इस्तेमाल होती थी। उनके वहम गुमान भी नहीं था कि ये फ़ेक न्यूज़ की जो टर्म है ये आगे जाके कितनी रेलेवेंट हो जाएगी, स्पेशली जब सोशल मीडिया आएगा। अब जब हम फेक न्यूज़ की बात करते हैं और जब हम बात करते हैं कि इस तरह की फ़ॉल्स न्यूज़ की प्रोपेगेंडा और ये तमाम चीज़ों की बात करते हैं तो इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक को हम मिस इन्फॉर्मेशन कहेंगे, एक को हम डिस इन्फॉर्मेशन कहेंगे। एक ऐसी गलत खबर जो है जिसको जानबूझ के फैलाया जाए उसको हम डिस इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, और मिस इन्फॉर्मेशन हम उसको कहेंगे जिसमें जानबूझ के तो नहीं फैलाई गई लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो गलत हैं। सो ये दोनों जो हैं इनकी तहकीक करना ज़रूरी है, चाहे वो आपके पास जो न्यूज़ आ रही है वो डिस इन्फॉर्मेशन के ज़ुमरे में आती है या वो मिस इन्फॉर्मेशन के ज़ुमरे में आती है। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं और आप देखते होंगे मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर मुख्तलिफ तर्ज की जो ख़बरें हैं वो आपके पास जो पोस्ट्स आती रहती हैं। उसमें से एक तो क्लिक बेट है जिसका बुनियादी मकसद जो है वो मैक्सिमम क्लिक्स हासिल करना है, और क्योंकि मैक्सिमम क्लिक्स का जो को रिलेशनिंग है या बराह रास्त ताल्लुक़ है वो रेवेन्यू के साथ है। सो रेवेन्यू जनरेशन के लिए मैक्सिमम क्लिक्स हासिल करने के लिए कुछ भी इस तरह की अट्रैक्टिव किस्म की थंबनेल्स और इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं ताकि उस पर क्लिक का इस तरह न्यूज़ की जो लीड है या हेडिंग है उसको इस तरह बनाया जाता है कि ताकि मैक्सिमम क्लिक्स हासिल हो। और इसके लिए यहाँ तक भी जाया जा सकता है कि आप फेक, फॉल्स और गलत किस्म की जो खबर है वो भी बेशक दें, क्योंकि आपका बुनियादी मकसद जो है वो क्लिक्स हासिल करना है, और वो क्लिक्स जब आप हासिल करेंगे तो आपको रेवेन्यू हासिल होगा। फिर उसके बाद एक आ जाता है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा की जितनी भी कंपेन होती है वो बहुत ही नुमाया तौर पे आपको समझ आ जाती है कि ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। ये वाली जो पोस्ट है वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, क्योंकि उनके जो कैप्शंस होते हैं वो रिपीट होते हैं और पीछे पूरे की पूरी टीम्स बैठी होती हैं। सो अब आपको आइडिया हो जाता है। और तीसरी जो चीज़ है वो है पुअर क्वालिटी जर्नलिज्म, और इसमें ऑफकोर्स बहुत सारा जर्नलिज्म ऐसा है जिसको हम पुअर क्वालिटी जर्नलिज्म कह सकते हैं, जो कि फैक्ट्स का और उन SOPs का ख्याल नहीं रखते और ख़बर आगे पहुंचाते हैं। फिर जो इस तरह की मिसलीडिंग किस्म की हेडिंग्स होती हैं जो खबर अंदर नहीं होती बट आपको एक हेडिंग की सूरत में बताई जाती है, और आप जब हेडिंग खोलते हैं, आप जब खबर में जाते हैं तो एक्चुअली वहाँ पे वो उस तरह की खबर नहीं होती। क्या वजह है कि बहुत सारे जो अफराद हैं वो उसका शिकार हो जाते हैं, उसको शेयर भी करते हैं, उस पर बिलीव भी करते हैं। इसकी 2 वजूहत हैं। एक कन्फर्मेशन बायस कि मतलब आपने कोई भी पोस्ट है आपके मतलब की है, मिसाल के तौर पे आप किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं या किसी ख़ास नुक्ता नज़र के हामी हैं और उस नुक्ता नज़र की हिमायत में एक पोस्ट है, तो आपने ये देखना है कि आपका इमोशनल रिस्पॉन्स क्या है। क्या आप खुश हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा मुतासिब हैं और आपकी जो क्रिटिकल फैकल्टी है, क्रिटिकल थिंकिंग है वो अभी कमज़ोर है, उसको बेहतर होना है, उसको आपने बेहतर करना है। आपको बहुत इंडिफरेंट, आपको बहुत ही गैर जानिबदार होकर उसको देखना है और उसके बाद एनालिसिस करना है। और कंफर्मेशन बायस बुनियादी तौर पे यही है कि जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, जो भी आप ख्याल है, जो भी आपकी राय है, उसके हक़ में जितनी भी पोस्ट्स आएंगी सोशल मीडिया पे तो यकीनन आपको तो खुश भी होंगे और उसको सच भी जानेंगे और उसको शेयर भी करेंगे।
लेकिन ये एक मुतासिबाना रवैया है। और दूसरा जो है कि आप किसी भी कौम को अगर आपने जानना है कि उसके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसकी तरबियत किस हद तक, तनकीदी शऊर की जो तरबियत है वो किस हद तक उस कौम में दी गई है, उसके सिलेबस में या उसके निसाब में शामिल है या उसकी कल्चर में शामिल है, तो आप इमेजिन, आप देख लीजिए उस पूरी सोसाइटी को, उस पूरे कल्चर को, उसके सोशल मीडिया को देख लीजिए कि वो किस तरह पोस्ट्स को शेयर कर रहा है बग़ैर तहकीक के, बग़ैर जाने। क्रिटिकल एनालिसिस ज़रूरी है न्यूज़ के। अब ये क्रिटिकल एनालिसिस क्या हैं, ये किस तरह किए जाते हैं, और इसके कोई तकरीबन 10 स्टेप्स हैं। किसी भी पोस्ट को देखने के बाद ये 10 स्टेप्स आपके मुकम्मल तौर पे, फौरी तौर पे जहन में आने चाहिए। और इन 10 स्टेप्स को जब भी आप फॉलो करेंगे तो आप फेक न्यूज़ से बचते हैं, आप फाल्स न्यूज़ से बचते हैं। इस पर हम बात करेंगे कि वो 10 स्टेप्स क्या हैं। रमज़ान के इस महीने में जहाँ आपने दीगर इखलाकी मामलात की तरबियत करनी है, वहाँ पे आपने जो तमाम इखलाकी बुराइयों की जड़ है झूठ, उसकी जो मुख्तलिफ जहतें हैं उनको पहचानना है। देखते रहिए खैर रमज़ान।